नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने पहले वीडियो में इसकी जो पहले पढ़ाया था कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है और सबसे पहले खोजकर्ता के रूप में कौन थे। जैसे मानव के खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हथिनोपक्कम और हथनोरा से मिले हैं। तो मैंने पहले वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने बताया है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप जाकर आप देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हम बात करेंगे और थोड़ा समझेंगे और प्रयास करेंगे कि कैसे इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं और आपके परीक्षा में आने वाले में काम चल सकता है। तो कैसे करें कि आपका जो प्रयास हो सफल हो और मेरा प्रयास है कि आप समझ पाएं। तो इसको थोड़ा सा आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम लोग मिलकर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन्हें हम बेसिक पॉइंट के रूप में पढ़ सकते हैं। इतिहास किन्हीं को रोचक नहीं लगता है, तो इसको रोचक बनाने के लिए थोड़ा सा बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हमारे पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं हैं। तो 4 सभ्यताएं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यताएं। तो 4 कौन कौन से हैं थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो पहला है नील सभ्यता, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता और भारत की सभ्यता। ये पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं हैं जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये सभ्यताएं जो है सारा पुरातत्व पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो पुरातत्व पर आधारित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोज के संदर्भ में क्या हुआ, काल क्या थे, उनके नामकरण कैसे हुए, उनके उद्भव कौन थे यानी निर्माता कौन इन्हें कहा गया है, उनकी विशेषताएं क्या रही, नगरीकरण क्या थी और उनके पूरे विस्तार कहाँ से कहाँ तक भारत में है। तो उनको आज एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ। तो थोड़ा सा देखते हैं। खोज के संबंध में सबसे पहले आते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है चार्ल्स मेसन। कौन आते हैं खोज के संदर्भ में? चार्ल्स मेसन। बताया जाता है कि जब ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, महारानी विक्टोरिया को उद्घोष होता है, उसके उसके ब्रिटिश शासनकाल में ये चार्ल्स मेसन पाकिस्तान का दौरा करने के लिए गए हुए थे। कहाँ गए थे भाई? पाकिस्तान का दौरा करने। एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है चार्ल्स मेसन। वो अपने पाकिस्तान का दौरा करने गए रहते हैं। कितना ईस्वी में? 1826 ईस्वी में वह पाकिस्तान का दौरा करने गए होते हैं। तो वहां पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई सभ्यता होगी, जिसके संदर्भ में चार्ल्स मेसन ने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्निस्ट। जिनका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्निस्ट, जिनका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्निस्ट। वह पत्रिका किसने निकाली थी? तो चार्ल्स मेसन ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि चार्ल्स मेसन ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? नैरेटिव ऑफ जर्निस्ट। और इनके संदर्भ में इन्हें वहां से लगा कि यह सभ्यता होगी, उन्होंने इसके संदर्भ में एक पत्रिका निकाली। उसके बाद आते हैं बटन बंधु के संबंध में। आपको पता होगा कि जब ये एक समय की बात है कि वह कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछ रही थी। क्या बिछ रही थी भाई? रेलवे लाइन बिछ रही, रेलवे की पटरी बिछ रही थी। उनके संदर्भ में दो भाई थे, एक का नाम था जेम्स बंधु और दूसरा का नाम था विलियम बंधु, विलियम बटन बंधु। ठीक है। तो उनकी दोनों भाई जो थे वह रेलवे बिछवाने का, पटरी बिछवाने का काम कर रहे थे। वहीं से उन्हें ईंटें प्राप्त होने लगे, ईंटें मिलने लगे। तो दोनों भाइयों ने क्या किया कि ईंटें जो थे उन्होंने निकलवाया और वे रेलवे लाइन पटरी में बिछाने का कार्य कर दिया और रेलवे लाइन पटरी बिछा दी। लेकिन उनके संदर्भ में ये तो जाने कि यहाँ पर कोई मकान रहा होगा या कुछ रहा होगा, वो अच्छे तरीके से नहीं जान पाएगी कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। और बताया जाता है उनके बाद जो ये काल रहे, उनके बाद सर्च करने के रूप में आते हैं। खोजने के संदर्भ में बात करें तो सर्च करने वाले जो व्यक्ति रहे अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, जिन्होंने 1853 से 1856 ईस्वी तक वहां पर जाकर दौरा किया, सर्च किया, लेकिन उन्हें भी उतना अच्छे तरीके से
जानकारी प्राप्त नहीं होती है अलेक्जेंडर के निधन को। और इनके बाद जो व्यक्ति आते हैं, जब ये खत्म हो जाते हैं, इनकी पतन हो जाते हैं, तो इनके बाद जो आते हैं बताया जाता है कि सर जॉन मार्शल आते हैं। कौन आते हैं भाई? सर जॉन मार्शल आते हैं। और सर जॉन मार्शल जो हैं ये पुरातत्व के हेड रहते हैं। कौन रहते हैं भाई? पुरातत्व के हेड रहते हैं। पुरातत्व विभाग के हेड जो रहते हैं कौन रहते हैं? सर जॉन मार्शल। उस समय की बात बात बता दें कि उस समय इनके दो भारतीय व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है दयाराम साहनी और दूसरे का नाम रहता है राखल दास बनर्जी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि इनके नेतृत्व में दो भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने खुदाई करवाई थी। तो एक दयाराम साहनी, एक राखल दास बनर्जी। और इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था और राखल दास इनका बनर्जी था। ये दो भारतीय व्यक्ति थे। और किनके नेतृत्व में इनकी सबसे पहले खुदाई करने वाले की बात की जाए तो किनके नेतृत्व में खुदाई किया गया था? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज करवाई गई थी। तो हड़प्पा की जो खोज करवाने वाले थे वह दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में करवाए थे, जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई 1922 ईस्वी में हुई। कब हुई भाई? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। तो हम अगले वीडियो में सब बात को जानेंगे और कवर करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी दो भारतीय व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में खुदाई का कार्य जिन्होंने खुदाई का कार्य करवाया और नेतृत्व में चल रहा था सर जॉन मार्शल के संदर्भ में। तो यहाँ पर हमने जाना कि सर जॉन मार्शल ने खुदाई करवाई, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी जो दो भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कराई 1922 ईस्वी में। काल के संदर्भ में बात करें कि इनकी काल क्या थे, तो काल के संदर्भ में सबसे पहले हमने जाना कि खुदाई करवाने वाले सर जॉन मार्शल थे। तो यहाँ पर सर जॉन मार्शल ने बताया, जब उन्होंने खुदाई करवाई या जो भी व्यक्ति खुदाई करवाते हैं उन्होंने बताया, खुदाई करवाने के बाद बताते हैं कि इनकी जो काल रही 3250 बीसी से 1750 बीसी तक इनका काल रहा। तो इन्हें माना गया कि हाँ यह काल रहा, लेकिन एक व्यक्ति जो थे जिन्होंने बताया डीपी अग्रवाल ने कहा कि नहीं, यह काल 3250 बीसी तक नहीं था बल्कि 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। इन्होंने कहा क्यों भाई? उन्होंने बताया कि कार्बन C14 पद्धति द्वारा इन्होंने ये जीवाश्म नापने की एक पद्धति होती है जो पुरातत्व वस्तुएं होती हैं जो खुदाई होती है, जिसे कार्बन C14 पद्धति द्वारा क्या किया जाता है कि नापा जाता है, मैंने बताया जाता है कि वो इनकी काल जो है इतना से इतना उम्र तक है। इन्होंने कार्बन C14 पद्धति के द्वारा बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनकी काल जो रहे, पहले की जो काल थी वह 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक काल रहे। और इन्हों के बातों को सभी लोगों ने स्वीकार किया और माना। और इसी लगभग बताया जाता है लगभग कि 2500, कहीं कहीं आप लूसेंट में देखेंगे तो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक दिया हुआ काल है। तो लगभग यहाँ पर हम लोग 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इन काल को मानते हैं, यहाँ पर माना गया। ठीक है, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इन काल को माना गया। अब बात करते हैं कि नामाकरण के संदर्भ में इनकी थोड़ा सा बात करते हैं। किनके संदर्भ में? नामाकरण के। उन्होंने जाना कि हमें इन्हें सर जॉन मार्शल ने कहा कि 3250 से 1750 बीसी तक, लेकिन डीपी अग्रवाल ने कहा कि 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। तो इन किनके द्वारा नापा गया? तो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा ये जीवाश्म नापने का एक पद्धति है जिनके द्वारा नापा गया। नामाकरण के संदर्भ में बात करें, किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? अब नामाकरण के। तो नामाकरण के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने खुदाई करवाई थी हड़प्पा की। तो हड़प्पा जहां पर खुदाई हो रही थी वहां पर बताया कि उनके बगल में एक सिंधु नदी था, जहां पर वहां पर खुदाई हो रही थी, सिंधु नदी था, वहां पर खुदाई हो रही थी। उन्हीं लिए उन लोगों का कल्चर था कि जहां पर जो वस्तुएं खुदाई होती है उन्हीं का नाम रख दिया जाता था। तो हम बता दें यहाँ पर जैसे
आप सासाराम में रहने वाले हैं या पटना में रहने वाले हैं, तो पटना में एक देवी प्रकट हुई, जिसे पटन देवी का नाम दिया गया। वही दिल्ली में देवी प्रकट हुई तो उसे दिल्ली दिल्ली की देवी कहा गया। वो कलकत्ता में देवी थी तो अगर कलकत्ता में देवी प्रकट हुई तो कलकत्ता देवी कहा गया। तो उसी प्रकार जब सबसे पहले खुदाई हुई यहाँ पर सिंधु घाटी के जगह, तो उस समय सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया कि यह सिंधु सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पर जो वस्तुएं प्राप्त हुई और वह सिंधु नदी पर वही वस्तुएं, वही सारी जो चीजें थी वह सरस्वती नदी पर भी प्राप्त होने लगी। जब सरस्वती नदी पर प्राप्त होने लगी तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दे दिया गया और इसी प्रकार कई जगहों पर ये सभ्यताएं मिलने लगी। जब ऐसे होने लगे तो नामकरण करने के लिए बहुत मुश्किल होने लगी। तब उस समय का एक कल्चर रहा कि जो सबसे पहले खुदाई हुई थी, जिस जगह पर सबसे पहले खुदाई हुई थी उसी का नाम रख दिया गया। तो उस सबसे पहले हमने पढ़ा कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई थी, हड़प्पा जगह का नाम है, तो वहां की सबसे पहले खुदाई की गई थी, इसलिए उन्हें हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। और इस तरीके से हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और इनके नाम से हम जाना जाता है। तो हमने समझा कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहीं कहीं बुकों में देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं कि जो सभ्यताएं थी, जो काल रहे, मतलब कि इनके जो रहे थे, इनके निर्माता कौन थे, इनके निर्माण करने वाले कौन व्यक्ति थे। तो उसमें दो मत आते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ये सारी चीजें जो है सब पुरातत्व पर आधारित है। किस पे आधारित है? पुरातत्व पर। पुरातत्व का मतलब होता है कि यह खुदाई कर सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बात करें उद्भव के रूप में, निर्माता के रूप में, कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन रहे होंगे और निर्माण करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो विदेशी का मत था और स्थानीय मत, दो मत थे। एक विदेशी का मत था, एक स्थानीय मत था। तो विदेशी का कहना यह था कि ये जो सभ्यताएं हैं, ये सुमेरियन जो व्यक्ति, जो सुमेरियन सभ्यताएं थी, वहां के लोग आए और यहाँ पर क्या किए, अपना निवास किया, स्थान किए। इसमें कहने वाले जो व्यक्ति थे, ये मार्शल थे, हवेलकर थे, चाइल्ड थे और डीडी कोसाम्बी थे, यानी इटीसी और भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, विदेशी लोगों ने कहा कि ये जो थी सुमेरियन सभ्यताएं थी। क्यों कहा कि देखिए भाई, वहां के जो ईंटें हैं और यहाँ की ईंटें हैं, जो वहां पर भी ईंटे से सभ्यताएं जो प्राप्त हुई, ईंटे की बनी हुई है, और यहाँ पर भी ईंटे की, तो वहीं से लोग आए और यहाँ पर रहना स्टार्ट किए। लेकिन अस्थाई मत जो था, अस्थाई जो वहां के निवासी थे, उनका भी कहना था कि नहीं, ये जो निर्माता करने वाले थे ये द्रविड़ थे। कौन थे भाई? द्रविड़ थे। द्रविड़ का मतलब ये जात, वहां के लोग रहते थे, वहां पर द्रविड़ जाति होती थी, वहीं पर वो लोग क्या करते थे, निवास करते, वही थे। अस्थाई मत था। क्यों? उन्होंने कहा कि देखिए भाई, वहां के ईंटे और यहाँ के ईंटे बल्कि एक है, लेकिन आकार अलग अलग है, वहां की गलियां अलग अलग है, चौड़े नहीं है। कहने का मतलब कि वहां के आकार में और यहाँ के रहन सहन में बहुत सा फर्क है, इसलिए ये द्रविड़ इनके निर्माता होते हैं। और इनमें कहने वाले जो व्यक्ति थे, एक और व्यक्ति राखल दास बनर्जी ने भी कहा कि ये निर्माता जो हैं ये द्रविड़ है, इसलिए इनके अस्थाई मत को माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भवकर्ता यानी निर्माता द्रविड़ है। लेकिन कुछ लोगों का और भी कहना था कि जैसे टी.एन. रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप कुशलकर जी का कहना था कि ये जो थे आर्य का था। तो हम लोग जानते हैं कि आर्य जो थे वैदिक काल के निर्माता के रूप में माना गया है, तो आर्य यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो निर्माता के संदर्भ में बात करें तो निर्माता के संदर्भ में द्रविड़ जो थे सिंधु घाटी के निर्माता के रूप में माने गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन करेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता किन्हें कहा गया, तो द्रविड़ को कहा गया है। तो अब इन्हें हमने जाना कि ये द्रविड़ थे और लोग थे। अब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, मतलब कि उसमें जो खोजी गई थी उसमें प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी मिली, क्या थी उनकी विशेषताएं जो रोचक रही। तो हमने पहले जाना कि ये सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये नगरीकरण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीकरण सभ्यता थी। नगरीकरण का मतलब वहां पर लंबे लंबे चौड़े चौड़े रोड थे, बड़े बड़े मकान थे और सारी वहां पर व्यवस्था थी। वहां पर रहन सहन, खान पान और सारी, यहाँ तक कि वहां पर नाप तौल की प्रणाली, यहाँ पर सब व्यवस्था थी, जिसमें नगरीकरण सभ्यता के रूप में देखा जाता है। और बताया जाता है कि वो जो वहां पर जो लोग थे
वहाँ जो सिंधु घाटी के जो लोग रहे वह शांति प्रिय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? शांति प्रिय। क्यों कहा गया कि शांति प्रिय जो सभ्यता थी, इनका कहना था कि वहां पर जो भी खुदाई हुई है, खुदाई कर जो वस्तुएं प्राप्त की गई है, वहां से उतना औजार नहीं मिले हैं कि जितना कि मार झगड़ा हो सके, मारा पीटी हो सके। इसलिए लोगों का कहना था, क्योंकि ये सारी चीजें जो है पुरातत्व पर आधारित है, लोगों का कहना था कि वहां पर जो लोग रहे होंगे वह शांति प्रिय थे, इसलिए शांति प्रिय सभ्यता के रूप में इन्हें भी देखा जाता है। और मैं बता दूं, उन्हें आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के सभ्यता से नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आद्य काल का मतलब हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि प्रयाग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आद्य का मतलब होता है कि यहाँ पर जो वस्तुएं हैं वहां पर लिखित हुई तो कुछ चीजें प्राप्त हैं, लेकिन आज तक इन्हें नहीं पढ़ा गया है, इसलिए इन्हें आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है। और बता दूं मैं, इन्हें काश युगनी सभ्यता भी कहा जाता है, यानी काश युगनी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय के जो लोग रहे, उस समय जो कांसा का उपयोग ज्यादा करते थे। किसका उपयोग ज्यादा करते थे? कांसा का। कांसा का मतलब होता है, सबसे पहले जो धातु हमें मालूम चला, सबसे पहले धातु कौन मिला था भाई? तो तांबा मिला था। तांबा, तांबा मिला था और इसमें मिला दिया गया टीना, टीना मिला गया और दोनों को मिलाकर बन गया कांसा। क्या बन गया भाई? कांसा बन गया। जिस समय तांबा और टीना को मिलाकर कांसा बनाया जाता था और कांसा का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक किया गया, बहुत सारा कांसा का उपयोग किया गया है, इसलिए इन्हें कांस्य युग सभ्यता के रूप में, यानी कांस्य युगनी के रूप में इन्हें जाना जाता है, यानी कांस्य के रूप में, कांस्य युगनी सभ्यता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। जैसे आप जाने होंगे कि पत्थर का जिस समय ज्यादा उपयोग हो रहे थे उसे पाषाण काल, जिस समय लोहे का उपयोग ज्यादा हो रहा है उसे लौह काल यानी लौह आयरन एज कहा जाता था। तो इस समय ज्यादातर कांसा का उपयोग हो रहा था और कांसा किससे बनाता था? तांबा और टीना से, दोनों को मिलाकर कांसा बन जाता था और उसे ज्यादा कांसा का उपयोग किया जाता था, इसलिए कांस्य युगनी सभ्यता का नाम से भी जाना जाता है। और उस समय मैं बता दूं उसकी विशेषताएं क्या रही, तो विशेषता के रूप में हम अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार को प्राधान्य दिया गया। किनको प्राधान्य दिया गया है? व्यापार को प्राधान्य इसलिए दिया गया है व्यापार को कि व्यापार जो थे उस समय नील की खेती जो होती थी वहां से आते थे लोग, जो थे व्यापार के माध्यम से अपना कार्य व्यापार चलाते थे। यहाँ पर बात करें कि ये जो सभ्यता थी विस्तृत सभ्यता थी। कैसी थी भाई? यह सभ्यता जो थी विस्तृत थी, राजनीति के क्षेत्र में भी, आर्थिक के क्षेत्र में भी, सामाजिक के क्षेत्र में भी और सांस्कृतिक के भी क्षेत्र में भी ये बहुत सारा विस्तृत था। तो इनके संदर्भ में हम विस्तृत के संदर्भ में थोड़ा सा हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। राजनीति के संदर्भ में कुछ लोगों का मत था और कहना था कि ये जो लोग रहे यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रजातंत्र था कि राजातंत्र था। कहने का मतलब कि उनका लोग जो थे, हमने अभी बताया कि यह सारी चीजें जो है पुरातत्व पर आधारित है। यहाँ पर लिखित हुई कोई चीजें प्राप्त नहीं है, या खुदाई कर जो भी चीजें प्राप्त हुई है उनसे यह अनुमान लगाया गया, बताया गया कि यहाँ पर लोग जो रहे, ये राजा यहाँ पर शासन चलाते थे कि प्रजातंत्र था, राजतंत्र था कि प्रजातंत्र था। तो यहाँ पर बताया जाता है, कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पर राजातंत्र था, यानी कि जो व्यापारी थे, जो पुरोहित थे, वो अपना कार्य चलाते थे, अपना सेनापति थे जो अपना कार्य चलाते थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उतना तो ये शांति प्रिय उतना औजार नहीं मिले हैं, इसलिए ये प्रजातंत्र था। तो दोनों में माना जा सकता है कि राजातंत्र था, प्रजातंत्र, यहाँ से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतना नहीं बनते हैं। अगर बात करते हैं आर्थिक के संबंध में, तो आर्थिक के संबंध में ये जो थे, जैसे व्यापार करना, तो ये कैसा व्यापार था? एक आंतरिक व्यापार था और बाह्य व्यापार था। आंतरिक व्यापार मतलब अंदर ही व्यापार होता अपने देश के अंदर, और बाह्य मतलब कि विदेशों से जो आते थे अपना व्यापार करते थे। तो दोनों तरीके का व्यापार होता था आर्थिक में। और सामाजिक की बात करें, सामाजिक के संदर्भ में हम बात करें, समाज के संदर्भ में ये जो लोग रहते थे, तो वहां पर किले पाए गए हैं, जो बड़े बड़े किले पाए गए हैं। तो दो तरीके के वहां पर संदर्भ में रहा करते थे, एक ऊंचले किले पर, एक निचले किले पर। तो ऊंचला किला पर वो व्यक्ति रहते थे जिनके समाज दो तरह के रहते थे, नहीं तो उसमें ऊंचले किले में बड़े बड़े लोग रहते थे, जिसमें
धनी व्यक्ति कहा गया है। और निचले किले में, निचले स्थान पर जो टीला थे, निचले टीले पर जो रहते थे उनमें गरीब रहते थे, श्रमिक लोग रहते थे। तो दो तरीके के सामाजिक में देखा गया है। अब सांस्कृतिक की बात करें तो सांस्कृतिक में इनमें अपने कार्यक्रम मनोरंजन के लिए ये लोग नाच 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 करते थे, चित्रकला के रूप में देखा गया है। नाप तोल के इन्हें ज्ञान था, ये बहुत सारे इनके लिए ज्ञान बताया गया है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या हुआ, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा विस्तार की ओर चलते हैं कि इनके विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहे, भारत में इनका विस्तार था, कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार रहा, और कैसे नक्शे में ये देखने में लगते हैं, और कहाँ से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो विस्तार के रूप में संदर्भ में हम थोड़ा सा देखते हैं कि विस्तार के संदर्भ में कैसे इनकी विस्तार थी। तो थोड़ा सा इसको पूरा देखिएगा, और विस्तार के संदर्भ में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। विस्तार के संदर्भ में, विस्तार के संदर्भ में हम थोड़ा सा देखेंगे। विस्तार के संदर्भ में ये आपका भारत हो गया, भारत हो गया। तो कहाँ कहाँ तक विस्तार था थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर था दाइमाबाद, मांदा, मांदा था। यहाँ पर था आलमगीर, आलमगीरपुर, ठीक है, ये यूपी में था। और यहाँ पर था महाराष्ट्र में दाइमाबाद, दाइमाबाद। और यहाँ पर था सुत्कागीडोर। ये जो है इनकी जो विशेषताएं रही, ये जो था यहाँ से विशेषताएं ऐसे थी, नक्शे में इन्हें ऐसे था। तो मांदा जो था जम्मू कश्मीर में था, जबकि आलमगीर जो था यूपी में था, और दाइमाबाद जो था महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में था। और ये जो था सुत्कागीडोर जो था बलूचिस्तान में था। ये जो काल रहे ये इस तरीके से देखे गए। और मांदा जो है चिनाब नदी के किनारे है। कहाँ भाई? चिनाब, चिनाब नदी के किनारे है। और जो आलमगीर है ये जो है हिंडक नदी, हिंडन, हिंडन नदी के किनारे है। और दाइमाबाद है जो गोदावरी, गोदावरी नदी। और ये जो है दास के नदी, दास के नदी के किनारे है। तो यहाँ पर हमने समझा कि जो इसकी जो आकार थी, ये कश्मीर से लेकर यूपी में लेकर महाराष्ट्र से लेकर अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ है, इसका क्षेत्र जो है। और इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की। और ये ऐसे देखिए, अगर यहाँ तक की बात करें तो ये जो है 1600 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये जो है 1400 किलोमीटर है। ये
यहाँ तक इनकी जो लंबाई है इस तरीके से भारत में बताया गया है। तो अगर इसके नक्शे में देखा जाए तो मांडा जो है चिनाब नदी पर है, और यूपी में जो आलमगीर है जो हिंडक नदी पर है, दैनाबाद है जो गोदावरी नदी पर है, और सुतका गिडोर जो है बलूचिस्तान में है। और इनकी लंबाई 13 लाख है, कहीं कहीं 15 लाख 16 लाख दिया गया है। तो हम एनसीईआरटी के बुक से कवर कर रहे हैं, तो इनको यहाँ तक हम समझ सकते हैं। और अगले वीडियो में समझेंगे कि कैसे उनके काल में कहाँ कहाँ से स्थान पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, और भारत में कौन कौन से जगह से कितना कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुई है, और कहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।